हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्चना स्टोरीज चैनल और आज की अनोखी कहानी में। मैं इस कहानी में एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और रोमांस का आनंद लेते हैं। मैं अपनी चाची की बहन यानी मेरी मौसी को मैं बहुत चाहता था, परंतु गलती से एक दिन रात को मौसी की जगह चाची को। मेरा नाम सुनील है। कुछ समय से मैं अपनी मौसी के घर में नहीं जा पा रहा था। मौसी का नाम महक है और वह मेरे परिवार में सबसे खास व्यक्ति हैं। उनके साथ बिताए हुए पल मेरे दिल में हमेशा ताज़ा रहते हैं। जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूँ, तो उनके हंसते हुए चेहरे को और उनके हाथों से बने स्वादिष्ट खाने की याद आती है। मौसी से मिलना मेरे लिए हमेशा खुशी का मौका होता है, लेकिन इस बार मैं बहुत व्यस्त था। दरअसल मेरी मास्टर डिग्री की फाइनल परीक्षा चल रही थी। यह समय मेरे जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण दौर था। मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत गंभीर था और परीक्षा की तैयारी में डूबा हुआ था। मौसी कभी-कभी फ़ोन करती, लेकिन मैं उन्हें समय नहीं दे पाता था। मैं खुद को पढ़ाई में इतना व्यस्त कर चुका था कि परिवार से भी दूरी बन गई थी। अब परीक्षा खत्म हो चुकी थी और कुछ दिन पहले ही मेरा रिजल्ट भी आ चुका था। रिजल्ट अच्छा आया था, जिससे मुझे थोड़ी राहत मिली। अब मैं एक अच्छी नौकरी की तलाश में था, ताकि अपने सपनों को पूरा कर सकूं और परिवार को गर्व महसूस करा सकूं। लेकिन इस सब के बीच मेरे दिल में मौसी की यादें बार-बार आ रही थी। उनके घर जाकर कुछ दिन बिताने का ख्याल मेरे मन में घूम रहा था। मैंने सोचा कि क्यों न अब जाकर मौसी से मिलूं, उनके साथ समय बिताऊं और उनके हाथों का बना स्वादिष्ट खाना खाऊं। आखिरकार भगवान ने मेरी मन की बात सुन ली। एक दिन मेरी मौसी का फ़ोन आया और हाँ, एक बात बताना भूल गया। मौसी मेरी चाची की बहन है और मेरी माँ जब मैं छोटा था तो उनका स्वर्गवास हो गया था। तब से चाची ने ही मुझे माँ का प्यार दिया। मौसी ने मेरी चाची से कहा, अनीता तुम और सुनील 5-6 दिन के लिए हमारे घर आ जाओ। तुम्हारे जीजा जी अगले 7 दिनों के लिए बेंगलोर जा रहे हैं। वैसे भी हम सबको मिले हुए काफी समय हो गया है। इस बहाने से हम सब मिलकर कुछ समय साथ बिता सकेंगे और खूब मजे करेंगे। तुम कल ही आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। मैं उस समय चाची के पास ही खड़ा था, क्योंकि चाची ने फोन स्पीकर पर रखा हुआ था। मैं सब कुछ सुन रहा था और मन खुशी से भर गया था। चाची का नाम अनीता है और वह मौसी की बड़ी बहन है। चाची ने मौसी से कहा, ठीक है महक, हम दोनों कल आ रहे हैं। चाची ने फोन बंद कर दिया और मेरी तरफ देखा। फरवरी का महीना था और ठंड काफी बढ़ रही थी। चाची ने मुझसे कहा, सुनील हम सुबह 11 बजे निकलेंगे ताकि ठंड ज्यादा ना लगे, लेकिन हम बाइक से चलेंगे। मैंने चाची से कहा, ठीक है चाची। चाची ने कहा, मैं कपड़े पैक कर देती हूँ और फिर वह कपड़े पैक करने लगी। मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। मन में कई ख्याल आने लगे। मुझे मौसी से बहुत प्यार है, लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही थी। मैंने सोचा, अगर मौसी ने चाची को सब कुछ बता दिया तो क्या होगा, और अगर चाची के सामने मौसी ने मुझसे कुछ ऐसा कहा या किया तो मैं क्या करूंगा। इस सोच में मैं सो गया। अगले दिन हम सुबह जल्दी उठे। चाय नाश्ता करके हमने तैयारियां शुरू की। 11 बजे हम अपनी बाइक से मौसी के गांव के लिए निकल पड़े। रास्ता 3 घंटे का था। ठंड थी, लेकिन हम अपने धुन में चले जा रहे थे। चाची बाइक के पीछे बैठी थी और हम दोनों के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान थी। रास्ते में मैं सोच रहा था कि मौसी के साथ बिताए हुए पल, अन्य दिनों की यादें फिर से ताजा हो जाएंगी। मौसी का घर हमेशा प्यार और खुशी से भरा रहता था। उनके घर जाने का मतलब था कुछ दिनों के लिए सारे तनाव और परेशानियों को भूल जाना। मौसी हमेशा हमें खुली बाहों से स्वागत करती थी। वह हर बात में हंसी मजाक करती और हमें खूब हंसाती। उनके घर जाने का ख्याल ही मेरे मन को हल्का कर देती। शहर की सीमा पार करते ही हमें कच्चा रास्ता मिला। बाइक की सीट पीछे थोड़ी ऊंची थी, इसलिए चाची बार बार मुझसे टकरा रही थी। मैंने चाची से कहा, डरो मत, मुझे कसकर पकड़ लो। वैसे भी चाची को बाइक से यात्रा करने की आदत नहीं थी, इसलिए उसने एक हाथ मेरे कंधे पर रखकर कसकर पकड़ लिया और दूसरा हाथ मेरी जांघ पर कसकर पकड़कर बैठ गई। वह पीछे से मुझे चिपक कर बैठी थी। कच्चे रास्ते की वजह से बाइक हिल रही थी, लेकिन मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं था। अब रास्ते में काफी गड्ढे थे। मैं बाइक धीरे चला रहा था। फिर भी एक बार जब मैं एक गड्ढे को बचाने की कोशिश कर रहा था, बाइक का पहिया दूसरे गड्ढे में चला गया। हम दोनों उछल गए और चाची ने खुद को संभालने के लिए मुझे कसकर पकड़ लिया। यह सब एक पल में हुआ और हम दोनों को कुछ समझ नहीं आया। चाची ने कहा, कैसे रास्ते हो गए हैं, लोग बाइक पर कैसे सफर करते हैं।
भगवान जाने। यह सुनकर मैंने चाची से कहा, अरे बारिश के कारण सड़क की हालत खराब हो गई है, थोड़ी दूर और चलो, आगे अच्छा रास्ता मिलेगा। चाची ने कहा, अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे लगा था कि तेरी मौसी के घर तक ऐसे ही रास्ता होगा। एक झटके में हुई घटना में मन में ही मैं सोच रहा था कि चाची को यह सब महसूस हुआ होगा या नहीं। अगर हुआ होगा तो उसने अपना हाथ हटाया क्यों नहीं, बल्कि उसने और कसकर पकड़ रखा था। क्या उसे भी इससे कुछ संतोष मिल रहा था? ऐसे कई सवाल मेरे मन में चल रहे थे। आखिरकार हम मौसी के घर पहुंचे। तब दोपहर के 2 बज रहे थे। जैसे ही हमने बाइक रोकी, बाइक की आवाज सुनकर मौसी आंगन में आई। मुझे देखकर मौसी का चेहरा खुशी से चमक उठा। उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी जो हमेशा मुझे सुकून देती थी। उन्होंने तुरंत चाची को गले लगाया और चाची ने भी उन्हें कसकर गले से लगा लिया। दोनों बहनें एक दूसरे से हालचाल पूछने लगी, जैसे ही सालों बाद मिली हों। चाची और मौसी की बॉन्डिंग हमेशा से बहुत ही अच्छी गहरी थी और इसे देखकर मुझे भी हमेशा अच्छा लगता था। चाची जब अंदर चली गई तो मौसी मेरी तरफ आई। उन्होंने मुझे कसकर गले लगाया और उनकी इस गर्मजोश में वही पुराना प्यार महसूस हुआ। मौसी का प्यार और अपनापन हमेशा से मेरे लिए खास रहा है। उन्होंने मुझसे थोड़ी शरारती आवाज में कहा, क्या रे बदमाश, इतने दिन हो गए तू आया ही नहीं। और हाँ, तू इतना सज धज कर कैसे आया है? जब तो तेरी चाची को सब कुछ बताना ही पड़ेगा और फिर दोनों का यही घर में ही इंतजाम हो जाएगा। मैं यह सुनकर थोड़ा चौंक गया और हंसी में जवाब दिया, क्या बोल रही हो मौसी, कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने थोड़ा दूर हटते हुए मौसी की ओर देखा। उनकी बातों में हमेशा मजाक और प्यार का मेल होता था और यही वजह थी कि मैं कभी भी उनके साथ सहज महसूस नहीं करता था। लेकिन मौसी की इस बात ने मेरे मन में एक हल्की सी घबराहट भर दी, क्योंकि मेरे और उनके रिश्ते की गहराई को लेकर मैं पहले से ही कुछ उलझन में था। इतना कहकर मौसी घर के अंदर चली गई और मैं बाइक से अपना बैग उठाकर घर के अंदर ले आया। जब मैं अंदर आया तो देखा कि चाची और मौसी किचन में जाकर बातें कर रही थीं। दोनों बहनें की हंसी पूरे घर में गूंज रही थी और इससे घर का माहौल और भी खुशनुमा लग रहा था। मुझे याद आया कि जब भी हम मौसी के घर आते थे हमेशा यही माहौल होता था, हंसी मजाक, प्यार और खुशी से भरा हुआ। मौसी का घर हमेशा से हमारी एक सुकून भरी जगह रही है। मैं किचन के पास से गुजरते हुए चाची और मौसी की बातें सुन रहा था। दोनों बहनें अपने बचपन की यादों को ताजा कर रही थीं और उन बातों को सुनकर मैं भी मुस्कुरा रहा था। मैं अपने बैग को कमरे में रखकर सोफे पर बैठ गया। मुझे सफर का थकान महसूस हो रहा था, लेकिन मन में जो खुशी थी उसने मुझे ताजगी दी। कुछ देर बाद मौसी मेरे पास आई और बोली, सुनील चल खाना खा ले, तू तो रास्ते में भूखा होगा। मैंने तेरे लिए तेरी पसंद का खाना बनाया है। मुझे पता था कि मौसी मेरे हमेशा खाने का ख्याल रखती है। खाना खाने के बाद हर बार मुझे घर की याद आने लगती थी और उनके हाथों का बना खाना मुझे हमेशा खास लगता था। हम सबने साथ बैठकर खाना खाया। हम बातचीत करते हुए मजे से खाना खा रहे थे। इधर उधर की बात करते हुए हमने संतुष्टि से खाना खत्म किया। इतने में चाची ने कहा, महक क्या बताऊं तुझे, रास्ता इतना खराब था कि गाड़ी के धक्के खाकर मेरी कमर दर्द करने लगी है। अब तू ही कुछ कर इस पर। मौसी ने कहा, चिंता मत कर अनीता, सुनील बहुत अच्छा मसाज करता है। जब एक बार मेरी भी पूरी शरीर दर्द कर रहा था तब उसने मसाज किया था, बहुत अच्छा महसूस हुआ था, पूरा शरीर एकदम हल्का हो गया था। इतना कहकर मौसी ने मुझे आंख मारते हुए कहा, सुनील चाची का शरीर दर्द कर रहा है, मसाज कर देना, बाद में आराम हो जाएगा। मैंने यह सुनते हुए वहां से उठकर हॉल में जाकर बैठ गया। मेरे मन में एक सवाल लगातार उठ रहा था कि मौसी ने झूठ क्यों बोला कि मैं अच्छा मसाज करता हूँ। ऐसा क्यों कहा होगा? क्या वह झूठ बोल रही थी ताकि मेरी चाची के साथ मेरी नजदीकी बढ़ सके? मौसी इस सब से क्या हासिल करना चाहती थी? मेरे मन में बेचैनी बढ़ रही थी। दोनों महिलाएं किचन में सफाई कर रही थीं और मैं दोनों पर नजर रख रहा था। दोनों का शरीर एक जैसा लग रहा था। वे धीमी आवाज में कुछ बात कर रही थी, लेकिन मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। पर न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि वे दोनों मेरे बारे में ही बात कर रही होंगी। कुछ ही समय बाद दोनों हॉल में आकर बैठ गईं, क्योंकि जब दोपहर के 4 बज चुके थे। मौसी ने चाची से कहा, अनीता तू कपड़े बदल ले और बेडरूम में आराम कर, फिर सुनील मसाज कर देगा तेरी। इतना कहकर दोनों बेडरूम में चली गईं। हॉल में बैठा मैं सोच रहा था कि मैंने आज तक मसाज नहीं किया है। थोड़ी देर बाद मौसी किचन में गई और एक कटोरी लेकर आई और बोली, चलो सुनील। फिर मैं चुपचाप उनके पीछे बेडरूम में चला गया। बेड पर चाची पेट के बल लेटी हुई थी। मैं चाची को एकटक देखने में इतना खो गया कि मौसी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मुझे कोई पता ही नहीं चला। तब मौसी ने कहा, इतना क्या देख रहा है सुनील, क्या कभी किसी को इस तरह नहीं देखा? फिर उसने कहा, चलो
अब चाची की मसाज कर दो ताकि उसे आराम मिल सके। मैं बेड पर बैठ गया और मौसी ने तेल की कटोरी मेरे हाथ में देते हुए कहा, चलो पैरों से शुरू करो। मैंने चाची के पैरों पर तेल लगाना शुरू किया और मौसी पास ही लेटकर देख रही थी। मैं बारी-बारी से दोनों पैर पर तेल लगाकर मसाज कर रहा था। मौसी हल्की मुस्कान के साथ मुझे देख रही थी और इशारे से मुझसे कुछ कह रही थी कि ऊपर की ओर भी मसाज करो, लेकिन मुझे शर्म आ रही थी। तभी चाची ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। इसके बाद थोड़ी दूरी पर सोई हुई मौसी कहने लगी, कैसा लग रहा है अनीता? चाची ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है महक, आज पहली बार ऐसा कुछ करवा रही हूँ, वह भी तेरे जोर देने की वजह से। तुझे बहुत कुछ पता है महक। तभी मौसी ने चाची के सिर पर हल्का थप्पड़ मारा। चाची ने कहा, क्या बचकानी बातें कर रही है, सुनील देख रहा है, उसे क्या लगेगा? पर मौसी ने चाची का गाल खींचते हुए कहा, इसमें क्या है, वैसे भी सुनील ने बहुत कुछ देखा है। यह सुनकर चाची ने शर्माते हुए कहा, चलो कुछ भी मत बोलो महक, बहुत नाटक कर रही हो। तो फिर चाची ने कहा, सुनील बहुत आराम मिल रहा है, अब कंधों तक मसाज कर दे ताकि पूरे शरीर को राहत मिल सके। फिर मैंने भी अच्छे से मसाज किया। करीब आधे घंटे की मसाज के बाद चाची ने कहा, अब बस कर सुनील। फिर मैं उसी तरह खड़ा रहा और मेरे दोनों पैर चाची की कमर के पास थे। चाची पलटकर पीठ के बल लेट गई। फिर मौसी उठी और चाची का हाथ हटाते हुए बोली, अरे यह क्या कर रही है अनीता, अभी आधे शरीर की मसाज बाकी है। चाची शर्माते हुए बोली, अब रहने दे महक, मुझे शर्म आ रही है सुनील से ऐसा करवाते हुए। फिर मसाज के बाद चाची को दर्द से राहत मिली। मसाज के बाद चाची की पीठ पर से तेल पोंछते हुए मैंने महसूस किया कि उनका चेहरा थोड़ा हल्का और आराम से भरा हुआ लग रहा था। मौसी की हंसी और बातों से एक चुलबुलापन था, पर मेरे लिए यह सब कुछ नया और अजीब था। चाची का शर्माना, मौसी का मुझे इशारे करना, यह सब मेरे मन में कई सवाल उठा रहे थे। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मौसी आखिर चाहती क्या है। वह जो भी बातें कर रही थी, वह हंसी मजाक, उनके पीछे कुछ और भी था। ऐसे में साफ साफ समझ नहीं पा रहा था। चाची की शर्माई हुई मुस्कान और मौसी की चंचल बातें दोनों के बीच की नजदीकियां तोड़ने के बजाय मुझे और उलझा रही थी। जब हम सब बाहर आए, मौसी ने मुझे बुलाकर कहा, सुनील चल खाना खा, बहुत देर हो गई है। मैंने हामी भरी और हम घर के अंदर जाकर खाने का मजा लेने लगी। फिर मौसी ने मुझसे पूछा, तो सुनील एक बात बता, चाची की मसाज करते हुए तुझे कैसा लगा? मैंने कहा, मौसी पहले तो मैं बहुत डर गया था, लेकिन तुमने सब संभाल लिया, वरना मेरा क्या होता? मौसी ने कहा, लेकिन तेरी चाची भी तैयार हो गई थी और उसे अच्छा लगा था। मैंने कहा, हाँ मौसी, यह सब तेरी वजह से हुआ है। फिर मौसी ने कहा, अब तो उसके साथ करने में मजा आएगा ना सुनील? मैंने कहा, नहीं मौसी, मुझे चाची के साथ करना अच्छा नहीं लगेगा। मौसी ने कहा, अब तू चिंता मत कर, जो भी करना होगा हम दोनों ही करेंगे। फिर मौसी ने धीरे से मुझे पास में खींचा और मेरे गालों पर अपना हाथ फिराने लगी। मुझे भी हल्का नशा सा चढ़ने लगा। हम दोनों बेड पर बैठ गए। मैंने भी अपने होठों को उनके होठों में छुपाया और दोनों किसी की भी परवाह किए बिना एक दूसरे में समाते हुए संतुष्ट की आगोश में समा गए। अनजाने में मेरा ध्यान सामने की अलमारी में लगे शीशे पर गया तो दरवाजे पर चाची खड़ी दिखी, लेकिन मौसी ने उन्हें नहीं देखा। मैंने जानबूझकर अनजान होने का दिखावा किया और फिर शीशे में देखा तो चाची हमें देख रही थी। एक पल के बाद जब मैंने देखा तो चाची वहां नहीं थी। तभी मौसी ने पूछा, क्या हुआ सुनील? मैंने मौसी को बताया कि चाची यहाँ आई थी। यह सुनकर मौसी बोली, क्या कह रहे हो सुनील? तो इसका मतलब अब अनीता खुद आएगी कि? इतना कहकर हम दोनों बेड से उठे और बाथरूम में जाकर फ्रेश हो गए। अब शाम के ठीक 6 बजे थे। फिर हम दोनों ने कपड़े पहने और तैयार हो गए, लेकिन मैंने मौसी से कहा, मैं थोड़ा बाहर घूम कर आता हूँ। मौसी ने कहा, रुको मैं चाय बना देती हूँ। फिर हम हॉल में आए तो चाची भी फ्रेश होकर आ चुकी थी। मौसी ने कहा, अनीता बैठो, मैं चाय बना देती हूँ, अच्छा लगेगा, वैसे भी मौसम ठंडा है। चाची ने कहा, बना लो महक, कम से कम शरीर गर्म हो जाएगा, वैसे तुझे भी अब ठंड नहीं लग रही है ना? चाची ने हल्के कटु शब्द में मौसी से कहा। यह सुनकर मौसी समझ गई कि चाची ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन मौसी ने कहा, अरे नीता, हमें तो ठंड की आदत है, वैसे भी तुम्हारे शहर में ठंड होती है कहाँ? चल मैं जल्दी से चाय बना देती हूँ। फिर मौसी किचन में चली गई और चाय बनाकर ले आई और फिर हम तीनों ने साथ में चाय पी। फिर मैंने चाची से कहा, जरा बाहर जाकर आता हूँ। इस पर चाची ने कहा, जाओ, तुम्हारे भी गर्मी लग रही होगी, लेकिन जल्दी आ जाना। मैंने चाची को हाँ कहा और बाहर निकल गया। मैं घूमते घूमते नदी के किनारे एक सुंदर शांतिपूर्ण प्राकृतिक माहौल में जा बैठा। हवा में बहुत ठंडक थी और सर्द हवा शरीर को चुभ रही थी। मेरे मन में विचार आ रहे थे कि मौसी और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ था चाची को पता चल गया था। असल में उसने सब कुछ देख लिया था। सब कुछ देखने के बाद भी चाची शांत थी, लेकिन चाची, मौसी और मैं ऐसे पेश आ रहे थे जैसे कुछ नहीं हुआ हो।
चाची यह सब जानती थी, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। क्या यह सब देखकर उसकी भी भावनाएं जाग गई थी? क्या उसे भी यह सब करने की इच्छा हो रही थी, या शायद चाचा उसे वह सब कुछ नहीं देते होंगे? ऐसी ही कई विचार मेरे मन में आ रहे थे। आखिरकार मैं उठा, हर तरफ अंधेरा हो गया था और धीरे धीरे ठंड बढ़ रही थी। फिर मैं सीधे घर की ओर चल पड़ा। जब घर पहुंचा तब रात के 8 बज चुके थे। चाची और मौसी किचन में खाना बना रही थी। मुझे देखकर चाची ने कहा, आ गया सुनील, गर्म पानी से हाथ मुंह धोकर आओ, फिर हम खाना खाएंगे। फिर 9 बजे के करीब हम खाना खाने बैठ गए। तब मैंने मौसी से कहा, मौसी यहाँ बहुत ठंड है, हमारे यहाँ अभी तक इतनी ठंड महसूस नहीं होती। इस पर मौसी ने मुझे आंख मारते हुए कहा, चिंता मत करो, आज तुम्हें बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। मैंने कहा, सच? तो ठीक है, आज मैं जल्दी सो जाऊंगा, बहुत थक गया हूँ। इस पर चाची ने कहा, अरे तुम तो इतने नौजवान हो, तुम्हें क्या हो गया है इस उम्र में थकान? को मौसी ने कहा, अरे अनीता यात्रा की वजह से थक गया होगा, और ऊपर से इतना खराब रास्ता था। इस पर चाची ने कुछ नहीं कहा। इस तरह हम बातें करते करते खाना का आनंद ले रहे थे। फिर वे दोनों रसोई की सफाई में लग गईं और मैं उठकर आंगन में थोड़ा टहलने लगा और फिर बेडरूम में सोने चला गया। मौसी ने पहले ही सब तैयार कर रखा था। एक बड़ी सी कम्बल बिस्तर पर बिछी थी जो दोनों के लिए काफी थी। मैंने कपड़े उतारकर बिस्तर पर लेट गया और दीवार की ओर मुंह करके कम्बल ओढ़ ली। मुझे पता था कि मौसी मेरे पास ही सोंगी, क्योंकि वह पिछले कुछ दिनों की कमी पूरी करने वाली थी। ऐसे ही सोचते सोचते मैं शांति से लेटा रहा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं उनके आने का इंतजार कर रहा था। 1 घंटे के बाद वे दोनों बातें करते हुए बेडरूम में आई। मौसी ने कहा, अनीता तुम बीच में सो जाओगी क्या? इस पर अनीता ने कहा, तू ही सो जा बीच में महक। फिर मौसी ने कहा, अगर तुम बीच में होगी तो मुझे ठंड नहीं लगेगी। फिर भी चाची ने मना कर दिया। मैं दोनों की बातें सुनते हुए सोने का नाटक कर रहा था। थोड़ी देर बाद वह शांत हो गई। मैंने चुपके से मुंह से कम्बल हटाकर देखा तो हर जगह अंधेरा था। इसका मतलब मौसी ने सारी लाइट बंद कर दी थी। मैं मन ही मन बहुत खुश था, क्योंकि अब चाची को कुछ भी नजर नहीं आने वाला था। अगले 20 मिनट तक मैं ऐसे ही पड़ा रहा, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। फिर मैंने करवट बदलकर मौसी की ओर मुंह करके लेट गया। तब मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मौसी पास ही थी, मैं उनकी सांसों की आवाज सुन सकता था। मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यह सही है? क्या चाची को इस सब का एहसास हो गया है, या फिर वह अनजान बनी हुई है? लेकिन मैंने सोचा, अब जो होना है वह होकर रहेगा। तभी मौसी ने धीमे से मुझे छूकर कहा, तू सो गया क्या? उसकी आवाज में एक हल्की सी बेचैनी थी। मैंने सोने का नाटक जारी रखा, लेकिन मन में भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक मौसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और फिर उनकी उंगलियां धीरे धीरे मेरी पीठ पर घूमने लगी। एक अजीब सी बेचैनी और मेरे अंदर पनपने लगी। तभी अचानक चाची की आवाज सुनाई दी, महक सो जा, बहुत रात हो गई है। फिर मौसी ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया और थोड़ी दूरी पर जाकर लेट गई। चाची की ऐसी आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे शांत कर गया। मुझे महसूस हुआ कि चाची सब जानती है, लेकिन वह स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है, बिना किसी को चोट पहुंचाए। मैं थोड़ी देर चुपचाप लेटा रहा और फिर आखिरकार नींद आ गई। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो चाची पहले ही उठ चुकी थी। वह किचन में चाय बना रही थी। मौसी भी पास में ही थी, लेकिन माहौल थोड़ा असहज लग रहा था। फिर चाची ने मुझे देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चाय पियोगे? मैं कुछ कह नहीं पाया, बस हाँ में सर हिला दिया। मैं जानता था कि चाची बहुत कुछ जान चुकी हैं और उसके चेहरे की मुस्कान में एक गहरा अनुभव छिपा हुआ है। उसने उस रात जो देखा था उसे शायद अपने अंदर ही अंदर समेट लिया था, बिना किसी बड़े झगड़े या मुद्दे के। कुछ देर बाद चाची ने मौसी की ओर देखा और कहा, अच्छा महक, अब हम चलना चाहेंगे, घर पर बहुत काम है। तब मौसी ने सिर हिलाकर हामी भरी और कहा, तुम जाओ, अब तुम्हारे जीजाजी को भी आने का समय हो गया है। जैसे ही मौसी ने हमें विदाई दी, मौसी के घर में बिताया गया समय अब एक याद बन चुका था। वहाँ का माहौल अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, लेकिन मेरे मन में विदाई की भावना भी। विदाई का पल हमेशा से कठिन होता है, चाहे वह किसी रिश्तेदार से हो या किसी प्रिय से। घर का माहौल अचानक से हल्का हो गया। मैंने महसूस किया कि चाची ने कुछ कहे इस स्थिति को सही दिशा में मोड़ दिया था। चाची ने मेरी ओर देखा और कहा, सुनील, जिंदगी में हर चीज की एक हद होती है। सही और गलत का फर्क जानना बहुत जरूरी है।
उसकी बातों ने मेरे दिल और दिमाग में गहरी छाप छोड़ी। उस दिन के बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपने जीवन को एक नई दिशा दूंगा। चाची के इस शांत और धैर्यपूर्ण व्यवहार ने मुझे यह सीख दी जो शायद किसी और तरीके से समझाना मुश्किल होता। इस तरह मौसी के घर से विदा लेते हुए मैंने तय किया कि मैं अपनी सोच और कर्मों को सुधारूंगा और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। चाची की समझदारी और ममता ने मेरे जीवन को एक नई राह दी। जीवन में सही और गलत के बीच का फर्क समझाना कितना आवश्यक है, यह मुझे उस रात के अनुभव से भली-भांति समझ में आया। मैंने महसूस किया कि हमारे जीवन में कई मोड़ आते हैं, जहां हमारे निर्णय हमें नए रास्तों पर ले जाते हैं। जब हम सही रास्ता चुनते हैं, तो वह हमें न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारे संबंधों को भी मजबूत बनाता है। मुझे याद है कि कैसे चाची ने बिना किसी वजह से उस स्थिति को संभाला जब वह जानती थी कि मैं और मौसी क्या कर रहे थे। उसने अपनी भावनाओं को छिपाकर सब कुछ सहा और हमें सिखाया कि अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना कितना महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने के लिए मैंने ठान लिया कि मैं अपनी सोच और कर्मों के बदलाव लाऊंगा। मैंने अपने भीतर झांका और पाया कि मेरे कुछ निर्णय ने न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे परिवार के लिए भी समस्या खड़ी की थी। मेरी मौसी के साथ बिताया समय, उस रात की घटनाएं और मांग की प्रतिक्रिया ने मुझे सिखाया कि हमें अपने भीतर की आवाज सुननी चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि जीवन में जो भी हम करते हैं उसकी गहरी छाप हमारे आसपास के लोगों पर पड़ती है। मैंने तय किया कि मैं एक बेहतर इंसान बनूंगा जो अपने परिवार का सम्मान करेगा और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।